गुड मॉर्निंग। और हम देखेंगे चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कंपनियों का वर्गीकरण। ये बीकॉम पार्ट 2 का पेपर फर्स्ट कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति यानी कंपनी रूल्स फॉर पॉलिसीज, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज या वर्गीकरण। जो हम कहें कंपनियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, यानी सभी प्रकार की कंपनियां जो हमारे भारत देश में पाई जाती हैं उसको हम किस आधारों पे वर्गीकृत करते हैं। इसमें कई 6 आधारों पर हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला आता है निर्माण एवं समामेलन की विधि के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन। 2 प्रकार से बांटा जा सकता है, अपंजीकृत कंपनी या समामेलित कंपनी। सबसे पहले हम देखेंगे असमामेलित या अपंजीकृत कंपनी, यानी अनइनकॉर्पोरेटेड और अनरजिस्टर्ड कंपनी। कोई भी संस्था या संगठन या कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अथवा उस किसी भी कंपनी विधान के अधीन समामेलित नहीं है, वे असमामेलित अपंजीकृत कंपनी कहलाती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अपंजीकृत कंपनी जो है जिसका निर्माण भारत में लागू किसी भी विधान के अधीन किया गया है, वह कोई भी साझेदारी फर्म हो सकती है, दायित्व वाली साझेदारी हो सकती है या सहकारी समिति हो सकती है। इस स्ट्रक्चर में हमने देखा है कंपनियों के प्रकार, किस आधार पे हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको विभाजित कर सकते हैं। समामेलित कंपनियां या इनकॉर्पोरेटेड कंपनियां वह कंपनियां हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 या 1956 के अनुसार जो है वह पंजीकृत की गई हैं। आज की तिथि के अंदर जब हम 2021 में बात कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि जितनी भी समामेलित कंपनियां हैं वो कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई हैं। ऐसी कंपनियां निम्नलिखित प्रकार से समामेलित हो सकती हैं, जैसे शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनियां, कंपनीज फॉर्म अंडर रजिस्टर्ड चार्टर। कोई भी कंपनी किसी शासक या प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति के द्वारा जारी किए शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित की जाती है तो उसे शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनी कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड में ऐसी कंपनियों के निर्माण का प्रचलन ज़्यादा रहा है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंडिया, ये इसके शाही अधिकार पत्र के अधीन बनाई गई कंपनियां हैं। फिर आता है विशेष विधान निर्मित कंपनियां या वैधानिक कंपनी के फॉर्मल सेपरल स्टैट्यूटरी कंपनी का निर्माण करना जो किसी न किसी कंपनी के अधीन की जाती है, या कंपनियां संसद अथवा किसी भी विधानसभा द्वारा पारित किए गए विशेष विधान अधिनियम के अंतर्गत निर्मित की जाती हैं, उसे हम वैधानिक कंपनियां कहते हैं। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बीमा कंपनी निगम, राज्य परिवहन निगम आदि। वैधानिक कंपनियों में सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संचालन हेतु होते हैं। जन सामान्य की उपयोग में आने वाली सेवाएं होती हैं, जैसे जल, विद्युत, परिवहन का संचालन होता है। वैधानिक कंपनियों की प्रकृति एवं शक्तियों का निर्धारण उसके द्वारा उसके अधीन बनाए गए विधान के अधीन होता है। कभी कभी ऐसी कंपनियों को वे शक्तियां भी प्रदान की जाती हैं जो कंपनी अधिनियम के अधीन समामेलित अन्य कंपनियों को प्राप्त। फिर आती है कंपनी अधिनियम के अधीन समामेलित कंपनियां। जब कानूनी अर्थ में हम ये कहते हैं कि कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से जो है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आती है, कंपनी अधिनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको बनाया जाता है। फिर दूसरे प्रकार की जो वर्गीकरण है वो सदस्यों के दायित्वों के आधार पर कंपनियों का विभाजन, कंपनियों
का वर्गीकरण, जैसे कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, यानी जो मेंबर्स हैं उस कंपनी के, उनकी लाइबिलिटी, उनके दायित्वों के आधार पर जब हम विभाजन करते हैं, इसमें आते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनियां, गारंटी द्वारा सीमित या असीमित कंपनियां। सबसे पहला आता है अंशों द्वारा सीमित कंपनियां, कंपनी बाय शेयर। अंशों द्वारा सीमित कंपनियों का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य के बराबर होता है, उसके प्राप्त आदत राशि के तक ही सीमित होता है। इस प्रकार की किसी भी कंपनी को अंशों द्वारा सीमित तब कहा जाता है जबकि इसके सदस्य का दायित्व उसके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य की आदत राशि तक सीमित हो, उससे ज़्यादा ना हो। और इसके अंतर्गत जो है ये कहा जाता है कि केवल अपूर्णदत्त अंशों को, धारकों को ही धारित अंशों के अंकित मूल्य के बराबर ही उसके उत्तरदायित्व को ठहराया जा सकता है। ऐसी कंपनियों को निजी कंपनी भी कहा जा सकता है, सार्वजनिक कंपनी, दोनों रूप में समामेलित कराया जा सकता है। यदि ऐसी कंपनियां सार्वजनिक कंपनी के रूप में समामेलित की जाती तो उनके अंत में जो है लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, और यदि ऐसी कंपनियां निजी कंपनी के रूप में समामेलित की जाती हैं तो उनके अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का जोड़ना अनिवार्य होता है, जोड़ना पड़ता है। फिर आता है गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां। गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्य उस कंपनी के समापन की दशा में उस राशि देने के लिए उत्तरदायी होते हैं जितनी राशि देने के लिए उन्होंने गारंटी दी हो या वचनबद्धता दी, उससे ज्यादा नहीं। असीमित दायित्व वाली कंपनियों से तात्पर्य है कि इसमें सभी सदस्यों के दायित्वों की सीमा नहीं होती है। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो किसी भी कंपनी के सदस्यों के दायित्व असीमित होते हैं और वह कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी मानी जाती है। ऐसी कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी के समस्त ऋणों और दायित्वों के लिए उत्तरदायी होती, यानी कंपनी अगर समाप्त होती है या कंपनी किसी भी प्रकार से वाइंड अप होती है तो सारे ऋणों का उत्तरदायित्व उसे चुकाना पड़ता है। साझेदारों की भांति असीमित कंपनी के सदस्यों का भी साझेदारी के भांति असीमित दायित्व होता है, किंतु कोई भी ऋणदाता किसी भी सदस्य पर ऋण की वसूली के लिए व्यक्तिगत नाम से कोई भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है, कंपनी के नाम से ही वाद प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही न्यायालय तथा कंपनी संपालक जो है सदस्यों के कंपनी के ऋण दायित्वों और कंपनी के समापन के खर्चों के भुगतान हेतु आवश्यक राशि के भुगतान हेतु दान करने के लिए सभी सदस्यों को आदेश दे सकती है। यानी कि हम कंपनी के दायित्वों के आधार पर हम बात करें तो 3 प्रकार की कंपनियां हमने देखी। अंशों के आधार पर दायित्व, सीमित दायित्व वाली और असीमित दायित्व वाली कंपनियां जो है हमने देखी। फिर आता है सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियां, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इसमें सबसे पहले आते हैं सार्वजनिक लोक कंपनी, निजी कंपनी, एकल व्यक्ति। सार्वजनिक लोक कंपनी पर जो है यहाँ पर जो है सार्वजनिक लोक कंपनी जो है ऐसी कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है, जिसकी निर्धारित की गई राशि की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है, यानी ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, किंतु वर्तमान में कंपनी कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं कर सकती है। निजी कंपनी की बात अगर हम करते हैं तो निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है तथा उसके अंतर्नियमों में निम्नलिखित बातों की संबंधित व्यवस्था है कि अपने अंशों में यदि वे 2 का अधिकार प्रतिबंध करती है, एक व्यक्ति को छोड़कर जो है जो अपने सदस्यों की संख्या 200 तक रख सकती है, एक व्यक्ति जो कंपनी की कर्मचारी है, ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हैं लेकिन कंपनी के सदस्य भी होते हैं,
उल्लेखनीय ये माना जाता है कि यदि कंपनी का कोई एक या अधिक अंश संयुक्त रूप से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित किया जाता है तो भी वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत माना जाता है और उसके अधीन उसको रखा जाता है। अब आती है एक व्यक्ति कंपनी। एक व्यक्ति यानी 1 पर्सन कंपनी से तात्पर्य केवल एक ही सदस्य होता है। इस कंपनी में एक ही होता है। ये व्यक्ति कंपनी की एक समामलित एवं विधिक व्यक्ति होता है जिसका निर्माता वेतन एकमात्र सदस्य के पृथक अस्तित्व होता है। इसके सदस्य का दायित्व सीमित ही होता है जब तक कि वह कंपनी असीमित दायित्व वाली ना हो। एक व्यक्ति कंपनी जो है वो इसके अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी में भी अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं और कम से कम एक संचालक होता है। फिर आता है नियंत्रण के आधार पर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी, संबंधित कंपनी। इसमें आता है सूत्रधारी कंपनी या हम नियंत्रण। सूत्रधारी कंपनी या नियंत्रक एक या अधिक कंपनियों के संबंध या संदर्भ में सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसकी ऐसे कंपनी सहायक कंपनियां हैं। ऐसी कंपनियां सहायक कंपनियां हैं। यानी सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य किसी भी ऐसी कंपनी से जिसका एक या अधिक सहायक कंपनियां होती हैं तो उसे सूत्रधारी कंपनी कहा जाता है। यहाँ ये बात कहनी जरूरी होगी, यहाँ कंपनी शब्द में कोई निगम निकाय नहीं सम्मिलित किए जा सकते। सहायक या अनुबंधी कंपनी यानी सब्सिडरी कंपनी, जब हम भी बात करते हैं सब्सिडरी कंपनी, इसके संबंध में हम ये कहते हैं कि सहायक कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसका सूत्रधारी कंपनी निर्धारित कंपनी जो है के माध्यम से कंपनी का कुल मताधिकार आधे से अधिक भाग का नियंत्रण करती है। उल्लेखनीय यह है कि कोई भी कंपनी उस सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी हो सकती है जो कंपनी के सहायक कंपनी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इस प्रकार बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो कोई भी कंपनी जिसका नियंत्रण किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है हम सहायक कंपनी या सब्सिडरी कंपनी के नाम से जानते हैं। दूसरी कंपनी उसका नियंत्रण करती है और उसको चलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूत्रधारी कंपनी यानी पहली कंपनी जो बनती है उस कंपनी बनाई जाती है वो उसके अंतर्गत आती है। वो सारी कंपनियां जो है उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। सूत्रधारी कंपनियां जो हैं सहायक कंपनियों सूत्रधारी कंपनी तथा सहायक कंपनियों का पृथक अस्तित्व भी हो सकता है कि सूत्रधारी कंपनियां एवं उनके प्रत्येक सहायक कंपनी पृथक रूप से समामेलन होता है अतः इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। मतलब दे हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और जिनकी संपत्तियां भी अलग होती हैं, दायित्व भी अलग होते हैं। फिर आती है सहचारी या संबद्ध कंपनी, एसोसिएट कंपनी। किसी अन्य कंपनी के संबंध या संदर्भ में सहचारी या समायोजित या संबद्ध कंपनियां से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो सारवान महत्वपूर्ण जो है कंपनी के सहायक कंपनी होती है। स्वामित्व के आधार पर ओनरशिप सहकारी कंपनी हो सकती है, गैर सरकारी कंपनी हो सकती है। सरकारी या राजकीय कंपनियां जहां पर आदत पूंजी यानी ऑथराइज्ड कैपिटल का कम से कम 51% भाग जो है केंद्र सरकार द्वारा, किसी राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा तथा अंशतः किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा रखा जाता है उनके पास, तो ऐसी कंपनियों को हम सरकारी कंपनियां कहते हैं। गैर सरकारी कंपनी की बात करते हैं तो किसी कंपनी का संपूर्ण या अधिकांश अंश पूंजी निजी क्षेत्र के उद्यमी या समान निर्धारित होती है। गैर सरकारी कंपनी निजी क्षेत्र की कंपनी जरूरी नहीं है कि वह सहकारी क्षेत्र की भी हो सकती है, संयुक्त क्षेत्र हो सकती है, उसको इसमें अंतर्गत स्थापित किया जाता है।
फिर आता है छठा आधार जो आता है पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर, कंपनीज बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। इसमें सूचीबद्ध कंपनियां आती हैं या असूचीबद्ध कंपनियां आती हैं। सूचीबद्ध कंपनियों से तात्पर्य यह है कि किसी ऐसी कंपनी से है जिसकी कोई प्रतिभूति किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। कोई भी सूचीबद्ध कंपनी अथवा कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रतिभूतियों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने की मंशा रखती है, प्रविवरण जारी कर जनता को अपनी प्रतिभूतियां का आवेदन के लिए आमंत्रित करती है। और एक सूचीबद्ध कंपनी जो पहले से ही प्रतिभूतियों को जनता को निर्गमन कर चुकी हो, वह भी जो है आगामी समय में उसका उपयोग कर सकती है। फिर आती है असूचीबद्ध कंपनियां। असूचीबद्ध कंपनियों से आते हैं ऐसी कंपनी है जिसका कोई भी प्रतिभूति किसी भी मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय केंद्र में सूचीबद्ध नहीं होती है। ऐसी कंपनी अपनी पूंजी सदस्यों, संचालकों, अपने मित्रों, नातेदारों, संबंधियों आदि से प्राप्त करती है। ऐसी कंपनियां के जनता को अपने प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए आमंत्रित नहीं करती हैं। सातवां प्रकार आता है अन्य प्रकार की कंपनियां, जैसे धर्मार्थ कंपनियां, लघु कंपनियां, सुप्त कंपनियां, निधियां, विदेशी कंपनियां। धर्मार्थ या गैर लाभ उद्देश्य कंपनी हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या कंपनीज कहते हैं। ये धर्म उद्देश्य या किसी की सेवा उद्देश्य या ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है और लाइसेंस इसके लिए आवेदन प्राप्त करना, लाइसेंस के जरिए से ही वो काम कर सकती है। पंजीकृत करना इनको अनिवार्य होता है। लाइसेंस प्रदान करने की शर्तें जो है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की सीमित कंपनियों के रूप में जो है पंजीकृत करके लाइसेंस प्रदान करती है। नॉर्मली ये प्रस्तावित कंपनी का उद्देश्य वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेलकूद, शिक्षा, शोध आदि किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। लाइसेंस जारी करना, केंद्र सरकार रजिस्टर अगर संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ के धारा 8 के अधीन, तो वह ऐसी संस्थाओं को जो है लाइसेंस जारी कर सकता है, उनको पंजीकृत करके और लाइसेंस जारी कर सकता है। रजिस्ट्रार उन कंपनियों को उनके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द को जोड़े बिना भी पंजीकृत करने की अनुमति दे सकता है। एक और होता है सशर्त लाइसेंस। केंद्र सरकार जिन शर्तों को उचित समझे उन शर्तों के साथ ही लाइसेंस जारी करती है। रजिस्ट्रार लाइसेंस की शर्तों को सीमा नियम अथवा अंतर नियमों अथवा कुछ शर्तों के सीमा नियमों के आधार पर, शर्तों के अधिनियम के आधार पर निर्देश जारी कर सकता है। पंजीयन, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस का धारक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह रजिस्ट्रार को पंजीयन हेतु आवेदन कर सकता है। विशेषाधिकार एवं दायित्व, कोई भी कंपनी जो इस प्रकार से पंजीकृत होती है उस व्यक्ति को समूह जो है रजिस्ट्रार को पंजीयन हेतु आवेदन कर सकता है और विशेषाधिकार प्राप्त एवं हो सकते हैं। फर्म की सदस्य, इस धारा के अधीन कंपनी का कोई भी फर्म का सदस्य बन सकता है। सीमा नियम और अंतर नियमों में परिवर्तन, इस धारा के अधीन पंजीकृत कोई भी कंपनी अपने सीमा नियमों और अंतर नियमों में तभी परिवर्तन कर सकेगी जब उसने ऐसे परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार से पूर्व में अनुमति प्राप्त कर ली हो। कंपनी का परिवर्तन, इस धारा के अधीन पंजीकृत कंपनी अपना किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी में परिवर्तन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ही कर सकती है। उल्लेखनीय है कि लघु कंपनी प्रावधान निम्नलिखित कंपनियों के आधार पर होते हैं कि सूत्रधारी कंपनी भी हो सकते हैं, सहायक कंपनी भी और पंजीकृत कंपनी भी हो सकती है। निष्क्रिय या प्रसुप्त कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, कभी कभी कोई कंपनी किसी भावी योजना के लिए अथवा किसी सीमित या बौद्धिक संपदा को धारित करने हेतु अधिनियम के अधीन पंजीयन करवा सकती है और कोई भी महत्वपूर्ण लेखाधिकार ट्रांजैक्शन नहीं होता। ऐसी कंपनी को असक्रिय या अकर्मण्य कंपनी, इनएक्टिव कंपनी कहा जाता है। इसमें निर्धारित शुल्क देकर, आवेदन देकर और कंपनी
को प्रसुप्त कंपनी की हैसियत प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकती है। ये माना जाता है कि अकार्यशील कंपनियों के तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से जो पिछले 2 वित्तीय वर्षों से किसी भी व्यवसाय क्रिया का संचालन नहीं कर रही हो और कोई महत्वपूर्ण लेखाधिकारी सौदा नहीं किया गया हो। कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को शुल्क का भुगतान किया जाता है। कंपनी अधिनियम किसी विधान की अपेक्षा की पूर्ति के संबंध में इस कार्य को करती है। फिर निधियां एवं सामूहिक हितकारी समितियां। जब ये कहा जाता है कि निधि अथवा पारस्परिक लाभ हेतु म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से जो राज्य सरकार में राज्य पत्र की अधिसूचना जारी कर निधि या पारस्परिक लाभ हेतु सीमित घोषित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना जारी कर निर्देश कर इस वर्ग में कंपनियों को जो है घोषित कंपनियों को निधियों या सामूहिक हितकारी समितियों में की घोषित कर सकती है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि कंपनियों को 7 प्रकार से विभाजित किया जाता है, उसको वर्गीकृत किया जाता है। और भारत के अंदर 2000 कंपनी अंतिम जो कंपनी अधिनियम बना है 2013 के अंतर्गत, उसके अंदर कंपनियों को वर्गीकृत किया गया है और उन 7 प्रकार से इसको विभाजित किया जा सकता है।